फ्रेंज काफका को रीसेंट हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर्स में गिना जाता है। वो अपने यूनिकली डार्क, डिसओरिएंटिंग और सररियल राइटिंग स्टाइल की वजह से इतने पॉपुलर हैं। यहाँ तक कि उनके जैसे यूनिक राइटिंग स्टाइल को अब पर्टिकुलरली एक टर्म दे दिया गया है जिसे काफकाएस्क कहते हैं। उनका राइटिंग स्टाइल और काफकाएस्क की क्वालिटी को समझने के लिए उनके बचपन को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंज काफका का जन्म 1883 में प्राग में एक बिजनेस फैमिली में हुआ था। उनके फादर हरमन काफका और मदर जूली काफका एक हाईली सक्सेसफुल बिजनेस कपल थे। उनके फादर ने बहुत मेहनत करके एक बिजनेस बनाया और वर्किंग क्लास से एलीट क्लास के मेंबर बनने तक का सफर तय किया। हर माता पिता की तरह हरमन और जूली भी एक ऐसे बच्चे की उम्मीद करते थे जो उनके हिसाब से उनके आइडियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, और फ्रेंड्स वैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेंड्स बाकी बच्चों से छोटे, कमजोर, एंग्शियस और थोड़े बीमार रहने वाले बच्चे थे, और वो आगे भी अपनी लाइफ में ऐसे ही रहे। इन सब में फ्रेंड्स की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स उनके पिता के लिए एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन गए। उनके पिता हरमन ने फ्रेंड्स को अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बदलने की बहुत कोशिशें भी की। अपनी एडोलसेंस एज में फ्रेंड्स एंजाइटी, गिल्ट और सेल्फ हेट्रेड से पूरी तरह भर चुके थे, और उन्होंने इस चीज से डील करने के लिए एक तरीका ढूंढा जो था राइटिंग का, और वो लिखने लग गए। हालांकि उनके फादर राइटिंग को एज अ प्रोफेशन परस्यू करने के लिए एकदम खिलाफ थे और उनको फोर्स किया कि वो लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाएं, जिसके चलते फ्रेंड्स ने फिर लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया और लॉ कॉलेज में वो अपनी राइटिंग को भी कंटिन्यू करते रहे। लॉ कॉलेज में ही उनकी मुलाकात मैक्स ब्रॉड नाम के एक स्टूडेंट से हुई जो कि फ्रेंड्स की तरह ही लिखते थे और बाद में उनके बेस्ट फ्रेंड भी बन गए। मैक्स ब्रॉड ने फ्रेंड्स को कन्विंस किया कि उनको उनकी राइटिंग को पब्लिश करना चाहिए, और फ्रेंड्स ने उसके बाद अपनी राइटिंग कलेक्शन में से 3 पीसेस को पब्लिश भी किया, जो कि उस वक्त किसी ने नहीं पढ़ा और एकदम अननोटिस्ड चला गया। लॉ कॉलेज पूरा होने के बाद फ्रेंड्स एक लॉ फर्म में काम करने लग गए। उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया, और इन सब में काफका परेशान हो गए थे क्योंकि वो कॉर्पोरेट वर्कलोड, ओवर टाइम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और बहुत सारे पेपर वर्क, इन सब में काफका बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इंश्योरेंस कंपनी में काम करते करते भी काफका ने अपनी राइटिंग कंटिन्यू रखी, और इसी वक्त उन्होंने अपने कुछ फेमस पीसेस भी लिखे, जैसे द ट्रायल, द कैसल और अमेरिका। उस वक्त उन्होंने कुछ भी पब्लिश नहीं किया और कुछ पीसेस तो अधूरे भी छोड़ दिए लिखते लिखते, क्योंकि उन्हें अपनी राइटिंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो अच्छी है या नहीं, और वो अपनी जॉब करते रहे। उनकी लाइफ में ये ऐसे ही चलता रहा, वो जॉब करते रहे, लिखते रहे और कुछ पब्लिश नहीं किया। 1924 में ट्यूबरक्लोसिस की वजह से 41 की एज में ही काफका की डेथ हो गई, और मरते वक्त तक उन्होंने ना तो कुछ भी पब्लिश किया और ना ही उनको कोई सक्सेस मिली, ना किसी ने रिकॉग्नाइज किया उनको किसी भी उनके काम के लिए, और वो इसी थॉट के साथ मर गए कि उनका काम बेकार है और एकदम वर्थलेस है। जब वो हॉस्पिटल में डेथ बेड पे थे तो मैक्स ब्रॉड उनसे मिलने आए। काफका ने मैक्स से कहा, मेरे मरने के बाद मेरी सारी राइटिंग को आग लगा के जला देना। ऑब्वियसली ब्रॉड ने ऐसा नहीं किया, तभी तो आज उनकी डेथ के लगभग 100 साल बाद भी हम इस वीडियो में उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो काफका की डेथ के बाद उनके दोस्त मैक्स ब्रॉड ने 1 साल लगातार उनके नोट्स और स्क्रिप्ट्स को ऑर्गेनाइज करके पब्लिश करने में लगाया, और इसके अगले 10 साल के अंदर ही काफका 20th सेंचुरी के सबसे प्रोमिनेंट लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल फिगर्स में शामिल हो गए। ये सोचना काफी हैरानी की बात है कि 20th सेंचुरी के एक सबसे बड़े राइटर अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएशंस को छुपाकर जी रहे थे, और वो अपने आप को किसी लायक नहीं मानते थे, लेकिन इतिहास की दृष्टि से वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ये सोचने में एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि कितने लोग काफका की तरह ही रहे होंगे या अभी भी जी रहे होंगे, जिन्होंने इतिहास को बदल के रख देने वाले अपने थॉट्स, आइडियाज और क्रिएशन को इस डर से दुनिया के सामने नहीं लाया है कि वो कुछ भी डिजर्व नहीं करते और किसी लायक नहीं है। खुशकिस्मती से काफका की रचनाएं बच गईं और एक नई सोच और नए राइटिंग स्टाइल का जन्म हुआ, जिसे आज लोग काफकाएस्क कहते हैं। काफकाएस्क स्टाइल ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऑफ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को दिखाता है, कैसे जुडिशरी और गवर्नमेंट सिस्टम के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस काम करते हैं और कैसे उनसे इंडिविजुअल्स की लाइफ इम्पैक्ट होती है।
और एट द एंड सिस्टम तो चलता रहता है बिना किसी बात की परवाह किए। तो ये ऐसे थॉट्स की एक डार्क राइटिंग स्टाइल है। ये अलग अलग सोशल और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इश्यूज को एक नॉवल और स्टोरी स्टाइल में बहुत ही इंटरेस्टिंग करके समझाती है। एग्जाम्पल के लिए अपने एक सबसे फेमस नॉवल द ट्रायल में जो प्रोटैगनिस्ट होता है जोसेफ के, उसके घर एक सुबह अचानक से पुलिस आती है और उसको अरेस्ट कर लेती है बिना उसको बताए कि उसको क्यों और किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिर एक लंबा सा ट्रायल चलता है करप्शन को लेके और वो कंफ्यूज्ड ही रहता है कि उसने आखिर किया क्या है। और नॉवल के एंड तक के को पता नहीं चलता कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया था और वो बस दोषी बना रहता है। एक और नॉवल है मेटामॉर्फोसिस, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है ग्रेगोर समसा, वो एक दिन उठता है और कीड़ा बन जाता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। और पूरी नॉवल में है ग्रेगोर को जो प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे ऑफिस जाना, बॉस से डील करना, फैमिली को सपोर्ट करना और फाइनेंस मैनेज करना। और ग्रेगोर ये सब नहीं कर पाता क्योंकि वो अब एक कीड़ा है और अपने परिवार पे बोझ बन चुका है। तो दोनों ही स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट सडनली एकदम एब्सर्ड सर्कमस्टेंसेस में चले जाते हैं। वैसे ऐसे एब्सर्ड सर्कमस्टेंसेस में मैं भी अपने रात में आने वाले सपनों में चला जाता हूँ। एनीवे, तो इनमें एंड में प्रोटैगनिस्ट के पास एंड तक कोई भी रियल पॉसिबिलिटी नहीं होती इस सिचुएशन से निकलने की। वो इसमें बस फंस जाते हैं और सरवाइव करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कुछ बदलता नहीं, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल ही रहता है। तो काफका की फिलॉसफी का मूल आधार यही है कि एक इंसान के एफर्ट्स, स्ट्रगल, फीलिंग्स और रीजनिंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को, और दुनिया एक इनएस्केपेबल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलती रहती है। तो उनकी राइटिंग में उनके कैरेक्टर्स किसी सिचुएशन में सक्सेस पाने की कोशिश करते रहते हैं और वो सक्सेस एक तरह की इल्यूजन है जो अचीव नहीं हो पाती, लेकिन वो बस कोशिश करते रहते हैं, एंड तक हाथ पैर चलाते रहते हैं कि वो किसी तरह इस सिचुएशन से पार पा जाए। तो एक इंटरप्रिटेशन तो यही है कि उनके कैरेक्टर्स हमेशा एंजाइटी, गिल्ट, सफरिंग और सर्वाइवल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है वो एक दिन प्रॉब्लम के सोर्स को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन एंड में सब पॉइंटलेस लगता है और कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाता। पर वो हार नहीं मानते और एंड तक लड़ते हैं, कभी गिव अप नहीं करते। ऐसे ही रियल लाइफ में भी हम सबको लगता है कि हम अपनी एब्सर्ड प्रॉब्लम्स के सोर्स को कंट्रोल कर लेंगे और यूनिवर्स को अपने हिसाब से अपने लिए एडजस्ट कर लेंगे, या हमने कर लिया है, बट एट द एंड सब कुछ हमारे कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर ही रहता है। और यूनिवर्स एक अनरिजॉल्वेबल चीज है जिसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये एक इंटरप्रिटेशन है। ऐसी कई और इंटरप्रिटेशंस हैं उनके काम की। तो उनकी नॉवेल्स रीडर को बहुत सी इंटरप्रिटेशंस की आजादी देती है, लेकिन काफका का इससे क्या आइडिया था ये हम कभी पता नहीं कर सकते। ये बात उनके साथ चली गई और वो इस थॉट के साथ दुनिया से चले गए कि उनका काम कभी किसी को पता नहीं चलेगा। तो काफका की लाइफ स्टोरी भी कुछ ना कुछ उनके कैरेक्टर्स जैसी ही है। पेरेंट्स का प्रेशर, लाइफ में सैडनेस, स्मॉल और वीक बॉडी और ब्रेन, जीते जी कभी कुछ खास रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, सरकारी और बिजनेस रिलेटेड तंत्रों के बीच फंसे रहे। हम सब ने कभी ना कभी वो सब महसूस किया है जो काफका ने किया है, और यही बात उनकी राइटिंग को और भी ज्यादा रिलेटेबल बना देती है। काफका की राइटिंग हमें याद दिलाती है कि लाइफ में दुख और परेशानियां हैं ही, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मानते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ब्रह्मांड के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते रहते हैं। हम सत्य को ढूंढना और उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और ऐसी ही फिलोसॉफिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।